Hello everyone, welcome once again in my channel Kalamkari, and today in this video I have come up with your new topic Leo Tolstoy from your course title Language Competence and Communication. So in this video I am going to share the life sketch of Leo Tolstoy and about the book which he has written, and it's a world famous book, Anna Karenina. So today in this video I am going to share both life sketch and a book review. Let's start with the introduction part. Introduction part of Leo Tolstoy. Let's start with the life sketch of Leo Tolstoy first. He has given a quote: "Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself." And it's a world famous quote कि हर कोई इंसान सोचता है कि दुनिया को बदला जाए, बट अपने आप को बदलने की कोई नहीं सोचता. एंड दिस इज़ रियलिटी. सो लियो टॉल्स्टाय जो हैं वो एक बहुत ही रिनाउंड राइटर रहे हैं. ये बॉर्न हुए हैं 19 सितंबर 1928 में, एंड ही डाइड ऑन 20th of November 1910. एंड हिज फुल नेम वॉज नॉट लियो टॉल्स्टाय, उनका निक नेम है, बट इनका पूरा नाम है काउंट लेव निकोलाइच टॉल्स्टाय. And he was from a very aristocratic family. He was born at his family estate Yasnaya Polyana in the Tula province of Russia. He is the Russian writer, and he was born, as I told you, he was born in an aristocratic family, and he was the youngest of the four boys. चार में से सबसे छोटे थे ये, ठीक है. And his father's name was is Count Nikolai Tolstoy, and he was a retired lieutenant, right? And mother Maria Tolstoy, she was princess. वो princess थी. That's why I said that he was from a very good family. He was from an aristocratic family. His background is of royal family. So his siblings, one sister and fourth one he was Maria, Nicholas, Sergei, Dmitry, and चौथा वो खुद थे भाइयों में, ठीक है. ये इनकी siblings थे, भाई बहन. अब बात करते हैं हम लियो इनकी एजुकेशन के बारे में. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो लियो टॉल्स्टाय कोई बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं थे. हम ये भी नहीं कह सकते, बिकॉज हम लोग जब एजुकेशन को काउंट करते हैं तो वी ऑलवेज काउंटेड बाय सर्टिफिकेट्स और बाय द परसेंटेज. सो परसेंटेज की बात करें या हम सर्टिफिकेशन की बात करें, सो इनकी प्राइमरी एजुकेशन जो है घर पे हुई है. तो घर पे ही इनको ट्यूटर्स आते थे, बिकॉज काफ़ी रिच फैमिली से थे, तो इनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी, घर पे ही पढ़ाने लोग आते थे. एंड एज अ स्टूडेंट अगर हम कहें तो ही वॉज फेल्ड टू एक्सेल, बिकॉज उनका मन नहीं था पढ़ने में. आप कह सकते हो ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रुझान नहीं देते हैं किताबों में, कहीं और ही दिमाग रहता है. अगर मैं ऐसे कहूँ कि जनरली अगर हम इसको लेके चलें कि जो बच्चे थोड़े केयरलेस होते हैं, पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लेते, ये उन बच्चों में से थे. सो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन घर पे ही ली, और इन्होंने जो है फ्रेंच और जर्मन ट्यूटर्स आते थे इनको पढ़ाने में. एज सच ही वॉज एनरोल्ड इन 1843 में इनको एनरोल किया गया ओरिएंटल लैंग्वेजेस प्रोग्राम में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ काजान. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देयर ओवर ही फेल टू एक्सेल, ठीक है, एज अ स्टूडेंट. एंड हिज लो ग्रेड्स फोर्स हिम टू ट्रांसफर टू एन ईजियर लॉ प्रोग्राम. उन्होंने सोचा वहाँ से लॉ प्रोग्राम में जाया जाए, बट वहाँ पे भी जो है ये अपना कुछ दिखा नहीं पाए, जो एजुकेशन की फील्ड में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, तो ये वहाँ से भी छोड़ के आ गए. एंड ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ अल्टीमेटली ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ कजान विदाउट अ डिग्री, ठीक है. ही रिटर्न टू हिज पेरेंट स्टेट वेयर ही मेड गो एट बिकमिंग अ फार्मर. अब इनकी बात करते हैं जॉब्स की. वहाँ पे इन्होंने एज अ फार्मर नहीं कह सकते, बट वहाँ फार्मिंग का भी कोशिश की. जैसे फार्मिंग का काम करना इनको लगा कि थोड़ा सा कर लेते हैं, उस तरह का काम भी इन्होंने किया. बट ये फार्मर तो हम किसान तो नहीं कहेंगे, बिकॉज लेकिन फार्मर का भी इन्होंने जॉब किया है. नॉवेलिस्ट तो यू नो दैट, बिकॉज राइट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट लियो टॉल्स्टाय एज अ राइटर. तो नॉवेलिस्ट भी वो थे, प्ले बहुत सारे लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखी हैं, फैबल्स भी लिखे हैं. और इनके दो भाई जो थे वो आर्मी में थे. वहाँ ये उनसे मिलने गए, तो वहाँ पर निकोलो के साथ, निकोले है उनका नाम, निकोलो के अपने ब्रदर के साथ इन्होंने क्या किया, मिलिट्री ज्वाइन कर ली एज अ जंकर, ठीक है. सारा इनके ब्रदर ने कन्विंस किया. सो ही ट्राइड अनदर जॉब दैट इज़ ऑफ आर्मी मैन.
वहाँ पे भी किया, एंड ही फॉट इन द क्रिमियन वॉर ड्यूरिंग अगस्त 1855 में भी, और इन द बैटल ऑफ चरनाया में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वहाँ पे एज अ लेफ्टिनेंट ये गए थे। बिकॉज ऑफ इनको प्रमोट इसलिए किया गया था बिकॉज ऑफ हिज करेज एंड इनका जो बहादुरी थी वो थी। अब हर बच्चा हर जगह पे तेज तो नहीं होता, कुछ बच्चे कई जगहों पे अपना प्रूव कर देते हैं अपने आप को। कई बच्चे सर्टिफिकेट में जब परसेंटेज लाने की बात आती है वहाँ नहीं प्रूव कर पाते, बट ये एज एन आर्मी मैन इनके करेज और इनकी बोल्डनेस को देखकर उन्होंने इनको प्रमोट किया एज अ लेफ्टिनेंट। हाँ, सबसे बड़ी दुख की बात है कि ही वॉज अ वेरी ग्रेट, ही इज़ अ ग्रेट, नॉट वॉज, ही इज़ अ ग्रेट राइटर, नॉवेलिस्ट, प्लेइस्ट। आज तक हम इनको याद करते हैं, जब भी नाम आता है बड़े बड़े राइटर्स का तो इनका नाम हमेशा उसके अंदर हम ऐड करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेज लिखे। वॉर एंड पीस इनका सबसे फेमस प्ले रहा है, बट सबसे दुख की बात ये रही कि ही डिड नॉट गेट नोबेल प्राइज। इन्होंने इतने अच्छे प्लेज लिखे, बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि इनके प्लेज को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, बट मिला नहीं। सो एनी हाउ, इनका बिलीफ क्या था? ही बिलीव्स इन द नोवेल नॉट एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बट एज अ टूल फॉर साइकोलॉजिकल एजुकेशन रिफॉर्म। हम किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं बस अपना टाइम पास करने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए। नो, एज पर हिम आप अगर किताबें पढ़ रहे हो तो वो एक टूल होना चाहिए जो आपको एक चेंज लाए आपकी साइकोलॉजिकल एजुकेशन में, आपका बिहेवियर में चेंज लाए। साइकोलॉजी इज व्हाट, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सो यहाँ पर वो बात करते हैं ये एक टूल होना चाहिए, साधन होना चाहिए जिससे हमें साइकोलॉजिकल एजुकेशन में एक रिफॉर्म आए। अब हम बात करते हैं इनकी। ही वॉज अ सेंट, अगर हम ऐसे इनको बोलें, ही वॉज स्पिरिचुअली एनलाइटन्ड। लेकिन ये सेंट बाद में बने, पहले नहीं थे। अगर हम बात करें कि ही वॉज अ सेंट तो मतलब शुरू से ही ऐसे रहे होंगे, नो, ही वॉज नॉट लाइक दैट। शुरू में वो बहुत केयर फ्री एटीट्यूड के रहे हैं, पढ़ने में भी इतना ध्यान नहीं रहता था, शरारतों में ज़्यादा रहते थे, घूमने में ज़्यादा रहते थे, गैम्बलिंग खेल ली। अब आप कहो कि बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ पर्सन थे, नो, ही वॉज नॉट अ सीरियस काइंड ऑफ पर्सन अबाउट द लाइफ। ही लाइफ को बहुत ऐसे नॉर्मली एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही लेते थे। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इन्होंने जो मतलब सेंट की अगर हम बात करें तो सेंट में तो इनको हमने बाद में कैटेगराइज करा है, बट पहले ये सेंट नहीं थे। इनकी लाइफ में चेंज आया काफ़ी देर बाद, जब बच्चे बड़े हो गए हैं, हो जाते हैं, उसके बाद कई बार आपकी लाइफ में चेंज आ जाता है। और इनका एक और मानना था, अकॉर्डिंग टू हिम राइटिंग शुड लेट पीपल थिंक एंड रिफॉर्म देम। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब उनको सोचने पे मजबूर होना चाहिए जब हम लिखते हैं, और वो अपने आप में बदलाव ला सके हमारी लिखी हुई किसी भी कहानी पे या किसी भी शॉर्ट स्टोरी पे या नॉवल पे, तो वो एक अच्छा राइटर माना जाता है। सो इनका ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हम कह सकते हैं ऑथर ऑफ ऑल द टाइम कंसिडर किए गए हैं। और इनकी अगर मेजर वर्क की हम कहें, मैंने सारे वर्क्स की जो इन्होंने काम किया है, चीफ वर्क ऑफ द लियो टॉल्स्टॉय लिया है, मेन चीज़ें ली हैं। इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, प्लेज लिखे हैं, नॉन फिक्शन स्टोरीज लिखी हैं, नॉन फिक्शन भी लिखा है। हम पहले नॉवल की बात करते हैं। नॉवल में सबसे पहले आता है इनका वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस 1869 में लिखा गया, एंड द बेस्ट इनका जो राइटअप था ये रहा। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, इसमें वॉर भी थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हुई हैं, लव एंगल भी कवर किया है, वॉर भी कवर की है, शांति के बारे में भी बात की है। सो ये इस तरह का है। सो मैं सबको नहीं डिस्कस करूँगी, एना कर्नाना वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। रिस्ट्रक्शन इन्होंने 1899 में लिखा है। नॉवेलाज इन्होंने लिखे हैं, जो वो चाइल्डहुड नॉवेलाज जो मीन्स जो इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी पे लिखा गया है, जो इन्होंने अपनी लाइफ पे लिखा है। ये सारी जो हैं इनके अपनी लाइफ के बारे में, कहीं ना कहीं कुछ अंश इनके अपनी ज़िंदगी के रहे हैं इन सब में। पहला इनका चाइल्डहुड 1852 में लिखा इन्होंने, और उसके अब दूसरे की बात करते हैं, बॉयहुड 1854 में लिखा इन्होंने, यूथ 1856 में लिखा। और फैमिली हैप्पीनेस की बात ये बहुत बार करते थे। इनका मानना था दैट ऑल फैमिलीज हु विच आर हैप्पी दे हैव द सेम स्टोरी, उनकी कहानी एक है, बट द फैमिलीज विच आर अनहैप्पी दे आर हैविंग अ डिफरेंट स्टोरीज, उनकी कहानियाँ अलग अलग हैं। तो इनकी फैमिली में थोड़ा सा अपसेट था इनकी लाइफ को थोड़ी सी, तो इन्होंने इसलिए फैमिली पे भी लिखा है, जहाँ पे इनकी अपनी फैमिली के बारे में कुछ अंश इन्होंने शायद डाले हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि राइटर जो है जब भी लिखता है तो वो कुछ नहीं, अपने थॉट प्रोसेस भी बीच में एड अप जरूर करता है। द कोसैक्स इन्होंने लिखा है 1863 में।
उसके बाद इन्होंने लिखा है डेथ ऑफ इवान इलियच, द डेविल लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज में द रेड लिखी है, द स्नो स्टॉर्म लिखी है, एल्बर लिखी है, फैबल्स लिखे हैं जो इन्होंने, वो आपके फैबल्स के अंदर पहला आएगा व्हाट मैन लिव बाय, वेयर लव इज गॉड इज, इवान द फूल। तो इन्होंने फैबल्स भी लिखे हैं बहुत सारे, बट मैंने कुछ कुछ मेंशन किए हैं। प्लेस जो हैं द पावर ऑफ डार्कनेस, द लाइट शाइन्स इन डार्कनेस, द लिविंग कॉप्स, तो ये इनके प्लेस रहे। तो ये इनके मेजर वर्क में हम लेते हैं, ये जो जो भी इनके राइटिंग्स हैं, जो भी इनका लिटरेचर, इन्होंने फिक्शंस लिखे हैं या प्लेज लिखे हैं या नॉवेल्स लिखी हैं, तो हम इनको इसलिए हाईलाइट किया मैंने इनको, क्योंकि ये इनकी जो है वर्ल्ड फेमस रही हैं कुछ इनमें से। और वैसे तो सारी ही फेमस रही हैं, बट कुछ जो हैं रशियन, एज अ रशियन राइटर रशिया में तो बहुत फेमस रही हैं, बट वर्ल्ड फेमस इनके कुछ बहुत सारे प्लेज और नॉवेल्स रहे हैं। सो अब हम बात करते हैं इनकी और लाइफ के बारे में। इनकी ज़्यादातर जो बुक्स हैं, वो नॉवेल्स हम कह सकते हैं, वो बेस्ड है मोरालिटी पे। और ये एज अ ह्यूमन अगर हम कहें तो ही यूज़ टू गिव इम्पोर्टेंस टू फैमिलीज़। एंड इनकी मोस्ट ऑफ द राइटिंग में जो आप देखेंगे, लव होगा, वॉर होगा, पेन होगा, एंड फैमिलीज़ की बारे में भी इन्होंने बात की है। सो सक्सेस जो इनकी रही पहली नॉवल की, वॉर एंड पीस की, उसने इनको एक और नावल लिखने पे मजबूर किया, जिसके बारे में आज हम रिव्यू करेंगे, एना करनैना। तो एना करनैना की अगर हम बात करें, बुक रिव्यू की अगर हम बात करें अभी, तो एना करनैना आप मूवी भी देख सकते हैं, इंग्लिश मूवी बनी हुई है। एंड एना करनैना अगर हम बात करें तो इसमें मेन कैरेक्टर क्या रहे हैं और ये क्या कहती है, जो आपकी ये एना करनैना जो नावल लिखी है, इसके मेन कैरेक्टर आप याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हम बता दें कि एना करनैना के जो मेन कैरेक्टर से पहले एना करनैना के अंदर है क्या। पहली बात जो है, एना करनैना जो है, इट इज़ ट्रांसलेटेड बाय नथन हास्केल डॉल इन इंग्लिश, ठीक है, और रिटन इन 1870 में लिखी गई है। सो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट सोशल ट्रांसग्रेशन, लव, बिट्रेयल, ड्यूटी, चिल्ड्रन, सारे बारे में, सबके बारे में इन्होंने बात की है। एंड इट ऑल्सो टेल्स अस डिफरेंट एंगल्स ऑफ लव। इट प्रोवाइड्स अस अ वास्ट पैनोरामा ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ जो है इन रशिया एंड ह्यूमैनिटी इन जनरल, उन दोनों की इन्होंने बात करी है। सो it is also fictionalized, it is also fictionalizing some biographical events जो हैं, आप देख पाओगे अगर पिक्चर देखोगे तो। फ्रॉम टॉल्स्टाई लाइफ से आपको इसके अंदर कुछ जो है देखोगे किरदार, जो उसमें खुद इन्होंने अपना किरदार इनका माना जाता है कि इन्होंने लेविन को अपना एज अपना किरदार जो है दिया हुआ है, और अपनी लाइफ के कुछ अंश इसने लेविन के करेक्टर के अंदर डाले हैं। सो वो बाद में मैं आपको डिस्कस करती हूँ। एंड कहीं ना कहीं सिंपैथी जो है रीडर की डाउटलेसली मूव करती है इस पूरी कहानी के अंदर एना करनैना के बारे के लिए, क्योंकि एंड जो है इसका जो है कहीं ना कहीं एना करनैना जो है, शी वॉज ड्राइवन टू सुसाइड, जो सुसाइड कर लेती हैं। एंड क्यों सुसाइड करती हैं वो हम लेटर डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। सो सिंपैथी जो है, जब हम पढ़ते हैं इस नावल को, तो डाउटलेसली हमारा जो वो है जो सिंपैथी है वो मूव करती है इल फेटेड एना की तरफ। और एना ही, क्योंकि नाम भी एना करनैना है, एंड एना ही यहाँ पर मेन कैरेक्टर है, जो डिपिक्ट करी गई है एज ए इंटेलेक्चुअल, ब्रिलियंट एंड द हाईएस्ट टाइप ऑफ अ वुमेन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी मानी गई है। एंड उसको लगा कि शी कैन नॉट डिफाई द लॉ, कहीं ना कहीं एट द एंड स्टोरी में उसको लगा कि शी कैन नॉट डिफाई द लॉ। और मैंने आपको बताया कि टॉल्स्टाई की अपनी कहानी है। एंड रशियन फ्लेवर को प्रिजर्व करने के लिए टॉल्स्टाई ने कुछ रशियन करेक्टरिस्टिक वर्ड्स भी जो हैं इसके अंदर एम्प्लॉय करे हैं उनके मीनिंग के साथ। सो जो है स्टोरी जो है ये स्टार्ट, अकॉर्डिंग टू हिम स्टोरी स्टार्ट उसने जो करी है उनके कहने से कि ऑल हैप्पी फैमिलीज रिजेंबल वन अनदर, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी आफ्टर इट्स ओन फैशन। सो जो मैंने आपको पहले बताया, सो इनका ये भी मानना था और इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। जो है पहला कैरेक्टर आपको मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है, स्टीवा। स्टीवा जो है वो एना का ब्रदर है। कहानी बहुत लंबी है, हम उसको पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। डॉली जो है वो स्टीवा की बीवी है।
लेविन जो है वो स्टीवा का फ्रेंड है। हम मेन कैरेक्टर्स को ही डील कर रहे हैं, बताऊंगी इधर। व्रॉन्स्की जो है एक मिलिट्री ऑफिसर है जिसके साथ एना का अफेयर है, बाद में कहानी के अंदर आपको पता चल जाएगा। किटी जो है वो डॉली की बहन है, जो डॉली कौन है, स्टीवा की बीवी, स्टीवा एना का। और एलेक्सी जो कैरनन है ये एना का हस्बैंड है। और इसमें एक और करेक्टर है निकोला कॉन्जेस, लेविन का ब्रदर। और असली में भी इसका जो है लियो टॉल्स्टॉय का भाई जो है, भाई का इन्होंने अपने भाई का ही इन्होंने डिस्कशन इसके अंदर किया है। ये आपके करेक्टर्स हैं, स्टीवा एना का ब्रदर, डॉली स्टीवा की वाइफ, लेविन स्टीवा का फ्रेंड, व्रॉन्स्की मिलिट्री ऑफिसर, किटी डॉली की बहन, एलेक्जेंड्रोविच जो है कैरोनान एना का हस्बैंड, एंड लास्ट वन इज लेविन्स ब्रदर निकोला। सो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स क्या हैं और इन्होंने क्या कहानी के अंदर रोल प्ले किया है। So this book is not just the story of Anna, it has narrative of many other people as I have told you. मैंने characters बता भी दिए हैं. It is a story of Anna's adultery and how her passion took over rationality. और कैसे वो rationality को उसने took over किया, इसके बारे में है. She was extraordinary beautiful. वो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। उनकी जो बुक है उसके ऊपर आप टाइटल कवर पेज देख के भी आप जज कर सकते हो। एंड इट डिपिक्ट्स पैरेलल लव स्टोरी बिटवीन एना एंड व्रॉन्स्की एंड लेविन एंड किटी। सो ये इनकी पैरेलल लव स्टोरी है। पैरेलल लव स्टोरी के अंदर लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। एना जो है एक्चुअली जो स्टीवा है और डॉली है, उन दोनों की लाइफ, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी फैमिली कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस कर रही होती है बिकॉज वो दोनों अच्छे से रह नहीं रहे होते हैं। और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो आप कह सकते हो कि ख़त्म होने के कगार पे थी और रिलेशनशिप एंड अप होने वाला था। एना जो है वो एज अ सिस्टर वहाँ आती है और उनका पैचअप कराती है। एंड कारण ये था कि जो स्टीवा था उसका अफेयर गवर्नेंस के साथ था, तो वो जो है उसकी वाइफ को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। डॉली को कोई भी वाइफ डाइजेस्ट नहीं करेगी जब उसको पता चल जाएगा कि उसके हस्बैंड का अफेयर है। सो उनकी जो रिलेशनशिप में वहीं से शुरू हो गई प्रॉब्लम। एंड एना उनके रिलेशनशिप को वापस ठीक करने के लिए आती है। वहाँ पर जो है एना मिलती है इसको डॉली को, एंड डॉली को समझाती है कि आप दोनों अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना के रखो बिकॉज लाइफ में आप लोगों को आगे बढ़ना है और ये जो चीज़ें हैं इसको ख़त्म कर दो। तो इसके कहने पर क्या होता है, वो दोनों जो हैं वापस पैचअप हो जाता है उनका और वो दोनों आराम से खुशी से रहने लगते हैं। बट व्रॉन्स्की जो है एक पार्टी में इसको देख लेता है एना, एंड शी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्यूटीफुल। तो इसको देखने के बाद वो इस पे मोहित हो जाता है। ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड दिस एना करनैना। एंड इसके पीछे पीछे जब ये घर वापस जाती है उनका पैचअप करा के, सो मीनवाइल एक और पैरेलल लव स्टोरी वहाँ चल रही होती है। किटी और व्रॉन्स्की फ्रेंड्स होते हैं एंड किटी वॉज इन लव विद व्रॉन्स्की। एंड किटी जो है वो इतना ज़्यादा उससे प्यार करती है कि उसको खोना नहीं चाहती, लेकिन व्रॉन्स्की जो है वो उसके साथ घूमता है लेकिन उससे प्यार नहीं करता। एंड जब वो एना को देख लेता है तो वो उसको स्ट्रेट वे बोल देता है दैट आई एम नॉट इन लव विद यू, एंड वो उसको छोड़ के चला जाता है। लेविन दूसरी साइड, जो लेविन एक और कैरेक्टर है जो खुद लियो टॉल्स्टॉय अपने छवि डाली है उसके अंदर, वो जो है वो किटी से प्यार करता है एंड वो स्टीवा का फ्रेंड भी होता है, वो उसके घर में आता जाता है। लेकिन किटी जो है वो उसका जो रुझान है वो स्टीवा के लेविन की तरफ नहीं था, वो उसकी तरफ था व्रॉन्स्की की तरफ। व्रॉन्स्की जो है वो अट्रैक्टेड था एना की तरफ क्योंकि एना की एंट्री होती है जब वो उसका पैचअप कराने जाती है और वहीं वो उसको देखता है पार्टी में और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि व्रॉन्स्की उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है। एना करनैना मैरिड होती है एंड इसके हस्बैंड को मैंने डिस्कस किया था अभी कैरेक्टर का नाम, तो एना कैरनन जिसको मैं बोलती हूँ, फुल नेम आपको मैंने दिया है अलेक्जेंडर करके। सो एना का हस्बैंड और एक बच्चा भी होता है उसका। व्रॉन्स्की जो है वो इतना पागल हो जाता है उसके प्यार में कि वो उसके घर तक चला जाता है। रेलवे स्टेशन पे जब वो उसको छोड़ने जाता है ब्रदर, तो वो पीछे से उसको वॉच करता है और एना उसको देख लेती है कि वो मेरे पीछे यहाँ तक आया है।
सो एना के दिल में कहीं ना कहीं शुरू में तो वो मना कर देती है कि दैट आई एम नॉट इन लव विद यू। एंड एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि इसके जो हस्बैंड और एना के बीच में जो डिफरेंस था दैट वाज ऑफ 20 years। सो दोनों का 20 साल का फ़र्क था। एना जो है पहले तो नहीं, एज अ गुड वाइफ वो उसको मना कर देती है दैट आई एम नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, आई एम नॉट इन लव विद यू, सो आई एम हैप्पी विद माई मैरिड लाइफ, तो उसको मना कर देती है। बट अंदर कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ अच्छी लगती है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, उसको देख रहा है, उसको एडमायर कर रहा है। तो वो चीज़ वो कहीं ना कहीं उसकी अट्रैक्शन जो है उसकी तरफ ले जाती है। वो जहाँ जाता है उसको वो ढूंढती है कि कहीं मेरे आगे पीछे होगा जो मुझे देख रहा होगा, वॉच कर रहा होगा। सो व्रॉन्स्की समझ जाता है कि ये मुझसे प्यार करने लगी है। तो व्रॉन्स्की जो है एना दोनों प्यार में एक दूसरे के हो जाते हैं इंडल्ज। और जो इसका हस्बैंड है, और पूरे एरिया में भी लोगों को पता लग जाता है कि दोनों का अफेयर है। जो इसका हस्बैंड है जब उसको पता चलता है तो उसको कहता है कि मैं तलाक देना चाहता हूँ। तलाक देने के लिए अब उसके पास कुछ तो मटेरियल चाहिए कि आपके पास कोई प्रूफ चाहिए जो आप वकील को दिखाओ। जब ये इसके लेटर्स को मिलते हैं, लव लेटर्स एना के और व्रॉन्स्की के, व्रॉन्स्की मिलिट्री ऑफिसर है, तो व्रॉन्स्की बहुत ही हैंडसम मिलिट्री ऑफिसर है। और जब उसको मिलते हैं लेटर्स तो वो एज अ प्रूफ लेके जाता है वकील के पास। वकील कहता है नो, ये हो नहीं सकता, ये कोई प्रूफ नहीं है जिसके बेसिस पे तलाक हो सके। अब वो एना क्या करती है, एक्चुअली एना भी तलाक देना चाहती है उसको, लेकिन वो तलाक देता नहीं है। पहले वो कहता है मैं इसको तलाक नहीं देकर इसको तंग करूंगा, वही इसकी सज़ा है। बट सज़ा के तौर पे जब वो उसको बोलता है कि ये सज़ा देनी है, बट एना फिक्स में होती है, वो सोचती है मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं व्रॉन्स्की चाहता है कि ये इसको तलाक दे और मैं इससे शादी कर लूं, बट वो उसको तलाक देता नहीं है। तो मीनवाइल इसका पहले से एक बच्चा होता है, मीनवाइल इस एना प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये कैरोलिन जो है इसको छोड़ देता है और ये व्रॉन्स्की के साथ चली जाती है। अब एनी हाउ जब ये मैनेज कर लेती है उसके साथ, क्योंकि व्रॉन्स्की ऑफिसर होता है और उसको लीगली इसको वाइफ बना के रखना है, तो उस तरह का इसको होता है फॉर्मेलिटी। तो वो इसको लेके तो चला जाता है, बट बिना तलाक के शादी नहीं कर सकता, वो तलाक उसने दिया नहीं होता है। तो जब व्रॉन्स्की वहाँ से कहीं बिजी हो जाता है, अब ध्यान नहीं देता, उसको लगता है कि ये लाइफ मेरी ऐसे चल नहीं सकती। तो ये जब इसका जो हस्बैंड है वो इसके पास वापस आता है और वो कहता है कि आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट यू ऑल्सो एंड योर चाइल्ड ऑल्सो, सो कम बैक। वो घर इसको वापस लेके आता है एंड लाइफ नॉर्मल हो जाती है। बट एना करनेना जो है वो कहीं ना कहीं व्रॉन्स्की से प्यार करती है और उसकी ये धोखा जो उसने डिच किया उसको, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए भी उसके साथ पूरी तरह से थी नहीं। बट एक दिन अचानक से जब सब ठीक चल रहा था, वापस से व्रॉन्स्की आती है, व्रॉन्स्की के पास चली जाती है और व्रॉन्स्की के साथ रहने लगती है। और वहाँ पर दूसरी साइड लेविन का जो मैं बात कर रही हूँ, लेविन और किटी, इन दोनों के पैरेलल लव स्टोरी में क्या हो रहा होता है कि लेविन जो है अपना अपना प्रपोजल जो है देता है किटी को, किटी मना कर देती है पहले, बट बाद में जब उसको व्रॉन्स्की मना कर देता है तो किटी को रियलाइज़ होता है कि मैंने लेविन को मना करके बहुत गलत किया। हालांकि लेविन जो है, लेविन लियो टॉल्स्टॉय का कैरेक्टर है और वो फार्मिंग के लिए चला जाता है अपने गांव, और वहाँ जाके उसका भाई भी उसको समझाता है कि ये एक कोई वे नहीं है अपनी लाइफ से भागने का, तो तुमको वापस वहीं रहना चाहिए, अगर उसने छोड़ दिया कोई बात नहीं। लेकिन वो मानता नहीं है, वो कहता है मुझे किसी से लेना देने, आई लव फार्मिंग, मैं यही करूँगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं उसकी अपनी छवि भी बताई है, कहीं ना कहीं धोखा उसका लाइफ में। या अब जब वो वापस वहाँ पे फार्मिंग के लिए चला जाता है अपने गांव, तो ये जो डॉली है इसको जब पता होता है कि किट्टी को प्यार करता है लेविन, तो ये अपने हस्बैंड को कहती है, लेविन फ्रेंड होता है स्टीवा का, कहती है कि हम एज अ छुट्टियाँ मनाने जाते हैं वहाँ पर उसके एरिया में और उसको शो नहीं करेंगे कि उसको देखने आए हैं उसको। तो लेविन के पास जाते हैं। अब जिससे इंसान प्यार करता है तो उससे नफरत चाहे जितनी भी हो, कहीं ना कहीं वो प्यार जो है उभर के आ जाता है। और वहाँ पे जब ये किटी उसके सामने आती है और वो उसको पूछती है उसकी बहन तुम इससे शादी करोगे, तो वो अपने आप को मना नहीं कर पाता एंड वो दोनों इंगेज हो जाते हैं एंड उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी साइड एना की लाइफ में ये चल रहा होता है और कहीं फिर ये दोनों लेविन और जो है किटी ये अपनी लाइफ में खुश होते हैं। और जो लेविन है वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, लियो टॉल्स्टॉय भी भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे कभी किसी टाइम पे। फिर इनकी जब शादी हो जाती है, शादी में इनकी अपनी लाइफ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे बीवी के। मैं बीच में लियो टॉल्स्टॉय इसलिए ला रही हूँ क्योंकि लेविन जो है लियो टॉल्स्टॉय का ही कैरेक्टर है। सो
जब इनकी अपनी रियल लाइफ में भी शादी में इनकी बड़ी प्रॉब्लम्स रही, बट इनको बाद में कुछ सालों बाद ये रियलाइज़ हुआ कि भगवान ही अल्टीमेट रियलिटी है. सो ये बाकी सब चीज़ें जो हैं जो जो भी गलत काम वो करते थे वो सब गलत है. हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए. ये सेवा भाव ये इनको बाद में एक स्टेज पे जाके समझ आता है. तो लेविन को भी जो है ये एक चेंज जो है आएगा बाद में. अब हम चले जाते हैं एना वाली साइड पे. एना जो है वहाँ पर अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रही होती है. तो एक दिन ये एना करना एंड रॉन्स्की और ये लेविन उसको मिलता है इकट्ठे. भाई होता है स्टीवा लेविन किटी ये सब एक साथ मिलते हैं. तो लेविन भी कहीं ना कहीं एना की खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. बट वो बच जाता है. अट्रैक्शन जो है ज़्यादा आगे नहीं जाती क्योंकि उस वक्त जो है उसकी वाइफ जो किटी है शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम. एंड बिकॉज ऑफ द बेबी डिलीवरी की वजह से लेविन का ध्यान एना से बच्चे की तरफ चला जाता है. तो वो एना की तरफ. बट इसी दौरान एना एक दिन अपने घर से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन पे जाती है. वहाँ पे लोगों को लाचार देखकर बैठे हुए दुखी देखकर उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है. बिकॉज शी वॉज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी. तो वो जाकर शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं. तो वो जाकर क्या करती है वहाँ पे ट्रेन के आगे जंप कर जाती है और वहाँ पर वो सुसाइड कर लेती है और वो मर जाती है. अब ये खबर जब लेविन को पता चलती है तो लेविन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसकी लाइफ में ये एक चेंज एक टर्न ओवर आता है. वो उस दिन के बाद भगवान को मानना शुरू कर देता. तो हमें कहीं ना कहीं कहानी में ये झलक देखने को मिलती है. यही पूरी कहानी है एना करनाना की कि एट द एंड जो है हर अफेयर विद द एफ्लुएंट काउंट व्रॉन्स्की कैटापल्ट्स हर इनटू सोशल एवेल माइजरी एंड फाइनली सुसाइड. सो शी वॉज ड्राइवन टू सुसाइड. तो वो मर जाती है क्योंकि उसका अफेयर और उसका अपनी शादी का रिलेशन और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो बहुत अलग अलग लाइफ में वो जी रही थी. कभी एज अ मदर, कभी एज अ जो है सिस्टर, कभी एज अ वाइफ, कभी एज अ लवर. तो वो सारी चीज़ों को कवर करना वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर हर. सो कहीं ना कहीं शी डिसाइडेड शी वॉज ड्राइवन टू सुसाइड. सो दिस इज द स्टोरी